statistic exploratory. To test a hypothesis of a causal relationship between or among variables. दो वेरिएबल्स या ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप जब हम करते हैं तो इनको हम तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव है हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडीज। हर स्टडी में ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी समझ लीजिए। जो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेटरी होती हैं तो वी मे नॉट और वी कैन ओनली। अब जैसे सेफोलॉजिस्ट जो रिसर्च करता है, सेफोलॉजी कहते हैं साइंस ऑफ वोटिंग बिहेवियर। आपने देखा होगा कि वो जो मतलब ओपिनियन पोल्स होते हैं उसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं होती। वो तो जाता है और ये जानने की कोशिश करता है कितने लोग इस पार्टी को वोट के फेवर में, कितने इस पार्टी के फेवर में। इसी तरह से एग्जिट पोल जो होता है वो भी सेफोलॉजिकल स्टडी है। उसमें भी कोई हाइपोथेसिस बना के नहीं जाता है कि इस बूथ से बीजेपी को इतने मिलेंगे, सपा को इतने मिलेंगे, कांग्रेस को इतने मिलेंगे। अगर वो बना के जाता है तो वो बायस है उसकी। तो हर रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं होती, वो खास तौर पे क्योंकि उसका पर्पस कोई वेरिएबल के बीच में टेस्टिंग करना नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि कितने लोग सेफोलॉजी जाएगा, एग्जिट पोल करेगा, तो उसका ये है कि कितने लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया है, ये इंफॉर्मेशन उसका लेने का पर्पस है। हाइपोथेसिस में कहाँ से आ गई? तो दिस पॉइंट ये मैं इसी तरह से हमारी बहुत सी जो क्वालिटेटिव रिसर्चेज होती हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट करते हैं कि भाई मैरिज कस्टम्स किसी कम्युनिटी के देखने, किसी रिलीजन के देखने, किसी कास्ट ग्रुप के देखने, किसी विलेज, किसी ट्राइबल ग्रुप के आपको मैरिज कस्टम्स देखने, तो आप मैरिज कस्टम जैसे हैं उनको वैसे रिपोर्ट करें। वहाँ पे हाइपोथेसिस कहाँ से आ गई? देयर इज नो स्कोप फॉर हाइपोथेसिस इन दैट रिसर्च। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिमाग में आपके रहनी चाहिए। वहाँ पे अगर आप इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी मैरिज कस्टम्स ऑफ ए पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप, देयर इज नो हाइपोथेसिस, यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, देखिए क्वांटिफिकेशन क्वालिटेटिव चीज़ों का भी हुआ है। एक कंसेप्ट है, इफ ए थिंग एग्जिस्ट्स, इट एग्जिस्ट्स इन सम क्वांटिटी, एंड इफ इट एग्जिस्ट्स इन सम क्वांटिटी इट इज मेजरेबल। उसको मेजर कर सकते हैं। सपोज क्वालिटेटिव रिसर्च में हुआ कि आप हैप्पी हैं, हमने हैप्पी लिख दिया, लेकिन हैप्पीनेस के लेवल हो सकते हैं, वेरी हैप्पी, हैप्पी, मॉडरेटली हैप्पी, लेस हैप्पी, अनहैप्पी। तो ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स थे उनका क्वांटिफिकेशन भी लिकर्ट ने किया और दूसरे लोगों ने किया। क्योंकि अगर आप में स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के भी लेवल अलग अलग हो सकते हैं। जहाँ ये पॉसिबल है तो वहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च का भी क्वांटिफिकेशन हो सकता है। तो क्योंकि इस कंसेप्ट पर इफ ए थिंग एग्जिस्ट्स, इट एग्जिस्ट्स इन सम क्वांटिटी, एंड इफ सम क्वांटिटी इज देयर, इट इज मेजरेबल। आप मेजर कर सकते हैं कि आपकी हैप्पीनेस, सैडनेस, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको बेसिकली ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। Happy is a qualitative variable, but it can also be quantified. तो क्वालिटेटिव लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसानों की किसान हैं, अपनी फसल को कैसे बोते हैं, क्या उनके सिस्टम है, क्या तरीके हैं। तो वहाँ पे क्या कोई आप कोई टूल लेके थोड़ी जाएंगे कि मेजर कोई क्वेश्चन लेके थोड़ी जाएंगे। यू में प्रिपेयर ए चार्ट, और उस चार्ट के साथ से आप ये देख सकते हैं कि किसान ने कब कितने बार सिंचाई की, जुताई की,
ये आप सब देख सकते हैं। इसी तरह से मैरिज कस्टम्स हैं, बहुत से हमारे सोशल सिस्टम्स हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं। एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, पहली क्वालिटेटिव रिसर्च उनकी जो बुक रूप में पब्लिश हुई, प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे, SC दुबे, सागर यूनिवर्सिटी के थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, एन इंडियन विलेज। सोशियोलॉजी वालों ने शायद सुना होगा, एन इंडियन विलेज। कमार विलेज की स्टडी की थी, वहाँ पे रुके और उन्होंने अध्ययन किया। ये क्वालिटेटिव रिसर्च। रुथ बेंडिक्ट और मार्गरेट मीड का नाम तो सुना होगा आपने, क्योंकि कोई पर्सनैलिटी लिखी नहीं जा सकती। ये बढ़ता तो है नहीं, इसको नीचे कोई चीज रख के बढ़ाया जा सकता है, ये बढ़ता नहीं है। तो उसमें रुथ बेंडिक्ट और मार्गरेट मीड ने तीन ये बोयल्स की स्टूडेंट थी, एक बहुत अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे बोयल्स, उनकी स्टूडेंट थी दोनों, और 3-4 महीने ट्राइबल्स में रहती थी। उनके कस्टम्स, उनके सिस्टम सब उसको स्टडी करती थी और फिर देखती थी कि उनकी पर्सनैलिटी पर उनका क्या असर पड़ता है। तो वो असर जो है इसको कहते हैं कि तो क्वालिटेटिव रिसर्च, शुरू में क्वालिटेटिव रिसर्च हुई, फिर हम क्वांटिफिकेशन में इतने चूर हो गए कि जहाँ क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ भी क्वांटिटेटिव रिसर्च करने लगे। तो आप प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम अगर है कि इट नीड्स क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशंस, एब्सोल्युटली डू इट। और दूसरा एवेल्युएटिव एंड एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि आपकी कोई स्कीम है, मान लीजिए एडल्ट एजुकेशन की स्कीम गवर्नमेंट ने भेजी, तो आप उसका मूल्यांकन भी करें। सर ये कॉलर में लगा दो। How am I audible? इसको ऑन कर दीजिए। पॉकेट में रख दो अगर नहीं हो बस। आवाज आ रही है? ऑन करना है नीचे। हाँ हाथ में पकड़ ले। जी अपन माइक हाँ, आवाज, am I audible? लास्ट तक? ओके। स्पीकर नहीं है। तो एवेल्युएटिव रिसर्च में कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, उसका मूल्यांकन, अगर हमने पर्पस है एडल्ट एजुकेशन, करोड़ों को शिक्षा देना, तो एवेल्युएटिव रिसर्च क्या होगी कि हम जाके मूल्यांकन करें कि इस यहाँ पे कितने प्रौढ़ थे, कितने शिक्षित हुए। ये एवेल्युएशन रिसर्च खास तौर पे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सरकार चलाती है उन प्रोजेक्ट्स को, उसका लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एवेल्युएशन रिसर्च करते हैं। और एक्शन रिसर्च में हम रिसर्च नहीं करते हैं, हम एक्शन भी लेते जाते हैं। मान लीजिए किसी पार्टिसिपेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बहुत पहले हम लोगों ने अध्ययन कराया था, तो उनसे बात करते जाते थे और उस बात का क्या असर है उसको भी नापते जाते थे। ये नहीं कि हमने बात कर ली और फिर बाद में उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी। एक्शन रिसर्च में कि जो हम एक्शन ले रहे हैं उसका फीडबैक भी लेते जाते हैं। ये बेसिक पर्पस है कि वी टेक फीडबैक ऑल्सो। और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और ये तो है नॉन एक्सपेरिमेंटल,
एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि हम वेरिएबल्स का प्रभाव देखते हैं। कुछ वेरिएबल्स होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ हमारे रिस्पॉन्स वेरिएबल्स होते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल क्या होते हैं कि मान लीजिए हम नॉइज़ का इफेक्ट देखना चाहते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस में, तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के। हम उसी ग्रुप को, सिंगल ग्रुप को अगर हम कर रहे हैं, एक बार हम ज़्यादा नॉइज़ दें, कम नॉइज़ दें और कम नॉइज़ दें, और फिर तीनों कंडीशंस में, ऑल द थ्री कंडीशंस में हम उनकी परफॉर्मेंस को देखें। एक ये हो सकता है कि कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कर सकते हैं। एक ग्रुप को हम नॉइज़ ना दें, शांत वातावरण में काम कराएं, और दूसरे को हम नॉइजी सिचुएशन में काम कराएं और देखें कि मेंटल फटीग किस में ज़्यादा ऑनसेट होती है, क्योंकि नॉइज़ का मेंटल फटीग पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है मेंटल फटीग, तो उसको भी हम देखते हैं। तो ये हमारी एक्शन रिसर्च है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्लोरेटरी, ये भी एक है। एक्सप्लेनेशन में वी ट्राई टू एस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप ऑलरेडी वेरिएबल्स में। एक्सप्लोरेटरी, हम उन वेरिएबल्स का पता लगाते हैं जो उसको बाधित कर सकते हैं। जैसे मैंने कैंसर पेशेंट का बताया कि कैंसर किन किन फैक्टर्स से होता है, उन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करना अगर उद्देश्य है तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा। और अगर ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं तो उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हम स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के बीच में हम कंपेरिजन कर सकते हैं ऑनसेट ऑफ उसका। तो एक एक्सप्लोरेटरी में वी एक्सप्लोर ए रिलेवेंट वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल प्रभाव डाल सकता है, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पर्पस है। और ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं तो वो एक्सप्लेनेशन, तो ये दोनों मिलते जुलते हैं। पर्पस दोनों का एक ही है कि ये घटना, ये फिनोमेनन कोई भी हो, क्योंकि साइकोलॉजी की प्रॉब्लम्स में कोई कमी नहीं है। आप स्ट्रेस से लेके, सुसाइड से लेके, सुसाइडल टेंडेंसी से लेके, उसकी परफॉर्मेंस से लेके, इन सब में कर सकते हैं। सर ये माइक आप छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी आवाज़ सर मुझे लग रहा है ऑडिबल है। हाँ, मैं तो मुझे लग रहा है। क्योंकि अब तो नहीं, जी लेकिन हमारे तो 200 250 स्टूडेंट क्लास हुआ करता, डीएवी कॉलेज में बहुत स्टूडेंट होते और इतने लेक्चर थे और लास्ट तक सुनाई देता था। मेरे ख्याल बच्चों आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, जिनको ना दे रहा हो वो आगे आ जाए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग आगे आ जाइए। हाँ, अगर ना सुनाई दे रहा हो तो आप लोग आगे आ जाए। Comparative research, correlational studies, surveys, एक्सपोज फैक्टर, ये तो करीब आएगी। एक्सपोज फैक्टर में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल से उल्टा है। एक्सपेरिमेंटल में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका प्रभाव देखते हैं। एक्सपोज फैक्टर में क्या होता है, हम पहले डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर करते हैं, फिर देखने की कोशिश करते हैं कि किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। जैसे मान लीजिए कैंसर का रिसर्चर है या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का रिसर्चर है, वो पहले जब कार्डिक केस देखेगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो, कैंसर का ऑनसेट हो चुका है, तो किस वेरिएबल से, किन फैक्टर से इसका ऑनसेट हुआ है, ये जानना, ये एक्सपोज फैक्टर है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वी फर्स्ट मैनिपुलेट और एक्सप्लोर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल
and then see its effect upon dependent variable. एक्सपोज फैक्टरों में फर्स्ट वी स्टडी डिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्रिमिनल को या डेलिंक्वेंट को वी स्टडी डेलिंक्वेंट, फिर देखें कि डेलिंक्वेंसी का कारण क्या है। पहले डेलिंक्वेंट की स्टडी करें और एक्सपेरिमेंटल में कुछ स्टडीज ऐसी होती हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो सकती हैं लेकिन हमारी प्रोफेशनल एथिक्स नहीं कहती। जैसे हम जानते हैं कि डेलिंक्वेंसी के लिए ये फैक्टर हैं, तो कोई रिसर्चर अगर ये कहे कि उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट दो और उसको डेलिंक्वेंट बनाओ और फिर उसको देखो, तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो जाएगी। लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स में नहीं आती कि हम किसी में सुसाइडल टेंडेंसी इंड्यूस करें फिर उसके ऊपर SIS देखें, किसी को हम के डिलिंक्वेंट बिहेवियर को पॉजिटिवली रिइंफोर्स करें फिर उसके डिलिंक्वेंसी को देखें। तो बहुत से रिसर्चर्स में हमारी प्रोफेशनल एथिक्स गवारा नहीं देती है। स्टेज वाइज मेरी डॉटर ने PhD की थी, स्टेज वाइज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो ये आया कि हमने कहा भाई तुम क्रॉस सेक्शनल करो, नहीं तो प्रोजेक्ट कि फर्स्ट स्टेज का है, अब तुम इंतजार करो भी सेकंड स्टेज में कब आ रहा है, अब थर्ड स्टेज में कब आ रहा है, फोर्थ स्टेज में कब आ रहा है। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेज का बीमार है उसको फोर्थ स्टेज में आना ही है। इससे अच्छा है तो आप ये देखो कुछ फर्स्ट स्टेज के ले लो, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। कुछ पेशेंट फर्स्ट स्टेज ले लो, कुछ सेकंड स्टेज लो, कुछ थर्ड स्टेज लो, कुछ फोर्थ स्टेज ले लो, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट, तब उस पर देखो। तो ये जो रिसर्चेज हम करते हैं एक्सपेरिमेंट में, खास तौर पे हमें प्रोफेशनल एथिक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो कि जैसे मैंने 2-3 उदाहरण दिए, ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। क्योंकि आज मेरा पर्पस यही था कि जो आपके फंडामेंटल्स हैं इनको बर्ड्स आई व्यू, एक समरी के रूप में आपको डिस्कस कर दें, कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, तो फिर हर टॉपिक, क्योंकि ये सारे अलग अलग टॉपिक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अलग से पढ़ना है, लेकिन अभी तो मैं इनका थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ। Four stages of research: observation, including incidental observation. आपको मालूम है कि बिहेवियरल नहीं, फिजिकल और नेचुरल साइंसेस की भी बहुत स्टडीज इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशन से होती है। न्यूटन साहब सेब के बाग में इस इरादे से नहीं बैठे थे कि सेब गिरेगा तो वो अध्ययन करेंगे, वो तो बैठे थे अपना कुछ काम करने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए बैठे थे। सेबों को गिरते हुए देखा, तब उन्होंने कॉजल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। ये इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशन है। जेम्स वाट का भी सुना होगा, ये 12, 13, 14 साल का था, उसकी माँ ने डांटा, बैठ गया किचन के सामने उदास मुंह लेके, और उसने देखा कि जब पानी उबालने लगा तो ऊपर का ढक्कन हिलने लगा। इस इरादे से नहीं बैठा था ये देखने के लिए, इसको कहते हैं इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशन। वो उसका इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशन था। और जैसा मैंने बताया कि एक रिसर्चर में अगर क्यूरियोसिटी है, इंजेन्युइटी है, तो क्या जब पानी ठंडा था तब तो ढक्कन बिल्कुल सीधा रखा था, पानी उबालने लगा तो ढक्कन नाचने लगा, स्टार्टेड डांसिंग लाइक दिस। तो इसके मैंने भाप में कुछ शक्ति है,
Then he conceptualized or postulated or hypothesized, whatever you say, that when water boils, vapor has some power. Then he, along with Stevens, they conceptualized a steam engine. सबसे पहले जो रेलवे का इंजन है स्टीम का या भाप का, कोयले से भाप निकाल के शक्ति का संचालन होता था। तो वो जेम्स वाट इसलिए नहीं बैठा था कि वो इस घटनाओं को ऑब्जर्व करेगा, ना न्यूटन इसलिए बैठे थे। दे वर जस्ट सिटिंग। न्यूटन क्योंकि ऑलरेडी फिजिसिस्ट था, साइंटिस्ट था, तो अपने पढ़ने लिखने में बैठा होगा और सेब गिरने लगे तब उसने देखा। और जेम्स वाट को उसकी माँ ने डांट दिया था, तो किचन में उदास होकर बैठा हुआ था किचन के सामने, तो ये घटना देखी। तो इस हिसाब से ये तो आपको मन में आ ही गया होगा कि रिसर्चर के अंदर से कोई हुक होती है, एक इंजेन्युइटी होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है, जो कि इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशन से भी कोई रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ लेता है। तो ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पहला स्टेज कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन, रिसर्च अर्जुनिक ब्रांड की होनी चाहिए, हनुमानिक ब्रांड की नहीं। हनुमानिक ब्रांड और अर्जुनिक ब्रांड आप समझ गए होंगे क्या मेरा मतलब है, कि हमने एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक जो कुछ भी है सब लिख मारा उस टॉपिक पर, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि इसमें से क्या हमारे लिए रिलेवेंट है। हनुमान जी को ये तो मालूम था इस पर्वत पर संजीवनी बूटी है, पूरा पर्वत उठा के लग गया भैया इसमें से ढूंढ लो संजीवनी बूटी। तो ये हनुमानिक ब्रांच हुई। पहले हनुमानिक ब्रांड की रिसर्चेज होती, तो हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, एक में पॉसिबल नहीं है। तो अर्जुनिक ब्रांड क्या है? चिड़िया की आंख। सुना होगा आपने, कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग। तो अर्जुनिक ब्रांड, यू हैव टू क्लासिफाई योर रिसर्च प्रॉब्लम इनटू माइन्यूट डिटेल्स, क्योंकि रिसर्च में सारी चीजें नहीं आप भर सकते। वेरिफिकेशन, मैंने बताया ना, एम्पिरिसिज्म, वेरिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन का आप निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष निकालने के पहले आप स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं, टूल्स आपके हो सकते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर आप उसको मतलब जनरलाइज करते हैं। और जनरलाइजेशन भी मतलब साउंड जनरलाइजेशन, तो ये 4 स्टेजेस अगर ध्यान में रखते हैं, इसको जरूर नोट कर लीजिए। इसको मैं कहता हूँ 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। 7 स्टेप्स या रिसर्च प्रोसेस फ्लो चार्ट। एक सीपी कोठारी का मुझे मिल गया था उनकी किताब में, मुझे बहुत पसंद आया। इसमें एक तरफ से आपको रिसर्च के 7 स्टेजेस में दिया हुआ है, और इनको मैं सबको बता चुका हूँ। इसको थोड़ा सा डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, व्हाट इज योर क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, मैं बता चुका हूँ पहले। व्हाट इज योर क्वेश्चन ऑफ, व्हाट यू वांट टू नो, तो डिफाइन योर रिसर्च प्रॉब्लम। फिर रिव्यू है, यानी कंसेप्ट्स का रिव्यू और स्टडीज का रिव्यू, 2 अलग अलग कर सकते हैं आप। जो स्टडीज पहले हो चुकी हैं, यहाँ तक हो चुकी है, आगे आप और बढ़ाना चाहते हैं, तो फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च में जो आपके टॉपिक्स हैं सब इसमें कवर हो जाते हैं। तो आप रिव्यू करते हैं स्टडी को। अगर आपके मन में कोई आया, ये भी हो सकता है उस पर रिसर्च ना हुई हो, लेकिन आप पूरी मेहनत से लाइब्रेरी को, या अब तो गूगल चर्चा आ गए हैं, उनसे आप ढूंढिए और रेफरेंसेस लीजिए, जर्नल्स में देखिए। और अगर
नहीं मिलती है तो कहने में कोई नहीं कि इस पर कोई रिसर्च नहीं, आई एम द फर्स्ट पर्सन गोइंग टू डू रिसर्च, ये कहने में कोई हर्ज नहीं अगर ऐसा है तो। लेकिन ये झूठा क्लेम नहीं होना चाहिए। पहले आप रिव्यू कर लीजिए कि ये हमारे आइडिया, ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, हम करना चाहते हैं, इसमें ये लोग और कर चुके हैं और इन्होंने ये वेरिएबल्स लिए हैं, हम इनमें ये वेरिएबल्स ऐड करना चाहते हैं। तो ये, और फिर उसके बाद फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, उसके बेसिस पे आप हाइपोथेसिस बनाइए। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस ए टेंटेटिव आंसर टू ए प्रॉब्लम, क्योंकि रिसर्च इज नॉट ग्रोइंग इनटू डार्क। रिसर्च अंधेरे में लट चलाना नहीं, एक सिस्टमेटिक प्लान है। तो हम हाइपोथेसाइज कर सकते हैं, वी कैन हाइपोथेसाइज। अच्छा ये है, इस बात की संभावना है, ये ऐसा हो सकता है। अगर आपके पास यानी पुरानी रिसर्च स्टडीज हैं, वो आपके हाइपोथेसिस का रेशनल हो सकती हैं, आपके ऑब्जर्वेशंस या आपके थॉट्स जो हैं वो रेशनल हो सकते हैं। तो फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस ऐसी जरूर फॉर्मुलेट की हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, एरिया 3 की तरह नहीं कि नॉन टेस्टेबल हाइपोथेसिस बना दें। तो ये जो है मतलब ये कि हाइपोथेसिस बनाइए, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद है डिज़ाइन। देखिए कौन सी डिज़ाइन यहाँ पे सही रहेगी, कौन सी रिसर्च सही रहेगी, क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव है तो इसमें आप 2 फैक्टर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, 3 फैक्टर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो उसमें डिज़ाइन बनाइए। टूल्स डिसाइड कीजिए कौन से टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं। सैंपल डिसाइड कीजिए। सैंपल का डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये भी संभावना होती है कि आप बिना सैंपल के, ये सोचिए कब आपको सैंपल लेना है, कब सब्जेक्ट से लेना है, ये डिसाइड कीजिए। आपने देखा होगा रिसर्च पेपर कभी पढ़े हों, इसलिए द स्टडी वाज कंडक्टेड अपॉन 25 subjects. This study was conducted upon 50 subjects, 25 males, 25 females. This study was conducted upon a sample of 100 respondents. तो ये निर्णय लीजिए कब आपको सब्जेक्ट लेना, कब सैंपल लेना। एक रिसर्चर को ये मान के चलना चाहिए, in some respects a person is like all the persons. एक व्यक्ति सारे व्यक्तियों के समान है कुछ मामलों में। In some respects a man is like some other man. In some respects a man is like no other man. तो अगर if a person is like all other persons, तो आप ये देखेंगे कि आप चूँकि तब तक आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आपके क्या बिहेवियर पैरामीटर्स आप स्टडी करना चाहते हैं, कैसे स्टडी करना चाहते हैं। अगर वो बिहेवियर पैरामीटर्स नोमोथेटिक हैं या यूनिवर्सल हैं, तो वो अगर बिहेवियर पैरामीटर्स इस नेचर के हैं तो आपको सैंपल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिजियोलॉजिकल स्टडीज करना चाहते हैं, ANS, CNS, PNS, इसमें क्या रूरल और अर्बन का CNS, PNS अलग होगा? नहीं। तो जिन बिहेवियरल पैरामीटर्स हम जानते हैं व्यक्ति हर व्यक्ति के समान है, चाहे अमेरिकन हो चाहे कानपुर का हो। और सबसे बड़ा उदाहरण तो मनोविज्ञान के विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा और सोशियोलॉजी ने सुना होगा।
पेवलॉव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट था, उसने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, एक ही सिंगल सब्जेक्ट स्टडी थी वो। उसने ये नहीं कुछ अल्सेशियन कुत्ते पे करो, कुछ कुत्ते पे करो, कुत्ते कोई वैरायटी नहीं थी। देयर वाज ओनली वन पेवलोवियन डॉग, उस पेवलोवियन डॉग के ऊपर उसकी स्टडी थी और वो उसने अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाले, कंडीशनिंग की थ्योरी बनाई, वो फिर दूसरे एनिमल्स में भी लागू हुई और ह्यूमन ऑपरेंट कंडीशन में भी लागू हुई। तो 2 पॉइंट और रह गए, उनको मैं थोड़ा सा हाँ बस बच चुका, तो मैं बस निकल रहा हूँ। तो फिर आप डेटा को एनालाइज कीजिए विद द हेल्प स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ डेटा, और बाद में रिपोर्ट राइटिंग, जो डेटा है उसका रिपोर्ट। ये भी एक मुझे जाना है, सबको मालूम है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में है, गाड़ी से जाना, मुझे शाम तक पहुँचना है। कल वहाँ पे मुझे इनवाइटेड लेक्चर देना है। तो और अगर कभी अवसर मिला तो मैंने एक बर्ड्स आई व्यू आपको बताने की कोशिश की कि 7 स्टेप्स रिसर्च के हैं, इनको समझ लीजिए तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक रहेगा। तो ये साइंटिफिक का स्टेप्स यही है, ये नोट कर लिए। ये स्लाइड हम लोग शेयर कर देंगे। आकाश, ये आप इस पे रखिए, लैपटॉप पे रखिए। हम लोग वैसे भी हमें शेयर करनी है विश्वविद्यालय में। आपने जिस रशियन साइंटिस्ट का नाम बताया था वो क्या था, जो रशियन स्टडी में? पेवलॉव, इवान पेवलॉव। तो सर हम लोग फिर पूछ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये लेक्चर, थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर हम लोगों के समक्ष रखा और विद्यार्थियों ने निश्चित रूप से इस पे बहुत लाभ उठाया होगा, क्योंकि जो फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च की बातें सर ने बताई हैं, ये आपको अगर आप गुण रूप से इसको समझ जाएंगे और अपने सिनॉप्सिस बनाते समय ध्यान रखेंगे, जैसा कि सर ने बताया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, रिव्यू के माध्यम से उसके बाद हाइपोथेसाइज करना और आगे अपने डिज़ाइन अच्छा बना करके अपनी पूरी सिनॉप्सिस को करना, क्योंकि योजना ही सफलता का आधार है। अगर आपकी सिनॉप्सिस अच्छी बन गई तो आपका रिसर्च अच्छा होगा ही होगा। अभी इस मिनट पे मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप अवश्य पूछ लें। लेक्चर समाप्त हो चुका है, अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछ लें। एनीवन कोई पूछना चाहता है या सब कुछ क्लियर है? पीपीटी शेयर कर दीजिए। और पीपीटी में शेयर कर दूंगी। पीपीटी आप लोगों के ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और भी बहुत सारे डिफेंस स्टडी के कुछ स्टूडेंट्स ज़रूर होंगे, क्योंकि उनकी क्लास भी है अभी 12 बजे। कोई है डिफेंस? अच्छा ठीक है, उनकी 12 बजे से क्लास है। फिलॉसफी की भी 12 बजे से क्लास अभी कंटिन्यू हम लोग करेंगे। कुछ पूछना चाहें तो बताएं, अदरवाइज मैं इस लेक्चर को फिर समापन की घोषणा करती हूँ। एनीवन कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? स्लाइड्स हम आपको शेयर कर देंगे आपके ग्रुप्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। भर के देना है वो करके अब जाइएगा। ये सर एक कप चाय पीजिए फिर जाइए सर। इतनी देर आपने बोला है, हम लोग 5-10 मिनट आपका और क्लास